किस सोच में गुम है? वो सिकंदर का हाथ थामे उसके साथ उस जंगल के बीचों बीच ट्रैक पर चल रही थी। जब उस सिकंदर को खामोश पाकर उसका हाथ दबाते हुए उससे पूछने लगी। सिकंदर ने एकदम चौंकते हुए उसे देखा, फिर मुस्कुराकर नफे में सर हिलाते हुए बोला, तुम हो मेरे साथ तो मैं भला कुछ और सोच सकता हूँ। वो रमशा को सर तपा देखने लगा, जो ब्लू जीन्स और पिंक शर्ट में मलबूस, गले में स्कार्फ डाले उसके दिल को सही मायनों में धड़का रही थी। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, मगर दाऊद आप थके हुए हैं तो वापस चलते हैं। मैं तो वैसे ही कह रही थी, आपका ख्याल ही नहीं कर सकी। सिकंदर उसके तफक्कुर पर महज हंस पड़ा, खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके कंधे की गिर्द बाजू फैलाकर बोला। इस जंगल से मुझे कुछ याद आ रहा है। उसकी बात पर रमशा मुस्कुराई। हाँ, जंगल में मुझे एक जंगली बीस्ट मिला। जंगल से तो उस दिन से मोहब्बत हो गई थी। जंगल से क्यों? बीच से क्यों नहीं? उसके लहजे में असली पोसेसिवनेस सर आई। बीस्ट से तो इश्क हुआ था मुझे, मगर बीस थोड़ा अजीब था। वो सर उठाकर उसे देखने लगी, जो नाक की सेध में चलता अपनी मुस्कुराहट दबा रहा था। बहरहाल मोहब्बत भी उसका हक है। सिकंदर हदीद से मोहब्बत और इश्क करना रे पर फर्ज है। मगर मैं तो दाऊद की दीवानी हूँ। अब सिकंदर रुक गया और उतनी ही तेजी से उसे घुमाकर दरख्त के साथ लगाया। वो झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमे मसूई सर्द अंदाज से बोला। उस दौद में क्या है जो सिकंदर हदीद में नहीं है? सिकंदर हदीद तो सारी जहां की लड़कियों का हीरो है, बल्कि एडी सेंटर है, जबकि दाऊद सिर्फ मेरा है। बस यही फर्क है दोनों में। उसकी बात पे सिकंदर की हंसी छूट गई। इतनी जलन? वो सब मेरे लिए मुहतरम है। वो पूरे दांत समेत मुस्कुराया कि रमशा की हार्ट बीट मिस हुई। हम्म, तो फिर मैं क्या हूँ? अपने सारे जज्बात बांटते रहिएगा। मैं तो एक खिलौना हूँ जिससे खुश होते हैं आप। मेरे सारे जज्बात रमशा सिकंदर के नाम। शेर दाऊद सिकंदर की मजाल है कि वो ऐसी गुस्ताखी करे। वो मस्जिद करीब हुआ, इतना कि रमशा की नाक और उसकी नाक एक दूसरे को छू रही थी। इतनी बार गुस्ताखियां की हैं, दिल करता है एक कमरे में बंद करके अपने तक महदूद कर लूं मैं आपको। उससे हाथ बढ़ाकर सिकंदर की दाढ़ी को छुआ। अच्छा, मसलन क्या? वो मस्जिद करीब आ गया। अब उसकी पलकें रमशा के पलकों से टकराने लगी। रमशा ने अपनी आंखें बंद कर दी। मस्जिद को आप रहने दे। मैं बोलने लग गई ना तो रात हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई लड़की चिल्ला रही होगी तो आप भागेंगे उसकी मदद के लिए। सिकंदर की हंसी फिर से छूट गई। क्या सुनना चाहती हो? वो अब उसके कान में बोला। उसके गाल रमशा के गाल से मिस हुए। रमशा के गाल शर्म से लाल हो गए। सच, वो आहिस्तगी से बोलती उसके बाजू पे हाथ रखते हुए बोली। दिल रखने वाला सच या सच वाला सच? वह उसे छेड़ रहा था। उससे नाक रमशा के गाल पे टिकाते हुए कहा, दाऊद। वो अब तेजी से बोली। सिकंदर ने सीधा होकर उसे देखा, वो उससे घूर रही थी। तुम होती हो सामने तो मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ। इर्द गिर्द कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। रमशा के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई, मगर आंखें मुश्को किए उसे तकते हुए बोली, ये दिल रखने वाला सच था या सच वाला सच? दाऊद उसके तबस्सुम को छुए बगैर न रह सका। मैंने हकीकत बताई है। रमशा उसकी संजीदगी पर एक मिनट के लिए ठहर गई। मुझे डर लगता है। अब सिकंदर चौंक उठा। मुझसे डर? ये कब से? उसके बाजू पे हाथ रखते हुए बोला। रमशा उसकी गर्दन पे अपने दोनों हाथ रखती बोली, हाँ, इस शिद्दत, इस दीवानगी, इस मोहब्बत से डर लगता है। मैं डरती हूँ दाऊद, हर पल, हर लम्हा। मेरा नाम क्या है? वो एकदम उसे देखने लगी, उलझन से। दाऊद। पूरा नाम क्या है स्वीट हार्ट? वो कुछ ना बोली। मैं शेर दौद सिकंदर हूँ, मैं डीमन काबू हूँ, मैं सिकंदर भां हूँ। ये 3 लक़ब तुम्हारे शोहर को किस बदौलत मिले हैं? अपनी बेखौफी की वजह से। ये एक वाहिद खसूसियत है मेरे अंदर जिसकी बिना पर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और तुम मेरी बीवी होकर डर रही हो। खो जाएंगे मुझसे। वो उसके बच्चों वाले अंदाज से उसे डांटे बगैर न रह सका। बच्चा हूँ मैं क्या? या फिर छोटी सी कोई चीज़ जो गुम हो जाऊंगा? उससे रमशा को खींचकर तमाम फासले मिटा दिए। डरूं तो फिर मैं भी, कि अगर तुम खो गई मुझसे तो फिर क्या कहोगी तुम? नहीं, मैं आपकी दस्तरस में होते हुए कैसे खो सकती हूँ? इस बात पे यकीन है आप तो पागल हो जाएंगे। मर जाऊंगा। उसे जोर देते हुए कहूँ। इसलिए डरना छोड़ दो। किस्मत अब इतनी भी बेरहम नहीं है रे, कि मैं अगर तुम्हारे पास ना भी हुआ। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता कि रमशा ने टहल कर उसकी बोलती बंद कर दी। अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए वो अपनी शिद्दत नुच्छावर करने लगी। नहीं होंगे मुझसे दूर, कभी नहीं जाएंगे, वरना मैं ख़त्म हो जाऊंगी। सिकंदर अपनी दीवानगी निछावर करने के बाद आहिस्ते से बोला। तो बस, फिर मिल गया ना जवाब। सिकंदर नहीं तो रे भी नहीं। अगर कहीं खोएंगे भी तो रे की दुआएं हैं ना,
मैं वापस आ जाऊंगा। उसे जोरदार मुक्का बैग को मारा, ये आखिरी पंच था। मारते मारते वो सोच की दुनिया में इतनी गुम हो गई कि उसके इंगिष्ट के जख्म से खून निकलने लगा, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फोन कॉल? रमशा, किसी की फोन कॉल आई ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? नहीं, वो कॉल आई थी, वो मार देंगे उसे, वो मार चुके होंगे, वो मर गए होंगे। नहीं, वो मर नहीं सकते, दाऊद नहीं मर सकते। दाऊद बच्चे थोड़ी हैं, ऐसे कैसे कोई उठाकर उन्हें मार सकता है। चीखना चिल्लाना, नाखून से उसको रोकने वाले वजूद को चीर देना, तोड़ फोड़, धारना, रोना, फिर सुई की चुभन, उसके बाद अंधेरा। ये अंधेरा बार बार उसके हिस्टेरिक हो जाने के बाद आखिर में छा जाता। वो चिल्लाते हुए एक बार फिर पंच मारने लगी। उसका जिस्म पसीने से शराबोर था, जिस्म के हर कोने से टीसें उठ रही थी। दिमाग और गर्दन का आधा हिस्सा बिल्कुल सुन्न था, मगर उससे अपनी भड़ास निकालनी थी। वो बच्चा नहीं है, वो शेर दाऊद सिकंदर है। वो एक ही मिनट में अगले की जान निकाल सकता है। वो कैसे मर सकता है? नहीं, कोई उससे कैसे उठा कर सकता है? वो वापिस आएगा। 3 माह हो गए। रमशा, अब तो खुद को तसल्ली देना बंद कर दो। कोई अंदर से बोला। वो चिल्लाई, नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो पागलों की तरह उस बैग को पीटने लगी। सफेद पट्टी पूरे खून से भर गई। मैं मर जाती, अगर वो ना होता तो मैं मर जाती। क्या तुम वाकई जिंदा हो रमशा सिकंदर? कोई एक बार फिर उसके अंदर से बोला तो वो एकदम साकित हो गई। उसकी तबीयत अजीब हो गई, उसका दम घुटने लगा। वो सीने पे हाथ रखते हुए सांस लेने लगी, लेकिन उसके लिए मुश्किल हो गया। नहीं, मैं जिंदा हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं इस दुनिया में हूँ, वो भी होगा। उससे खड़ा होना मुहाल हो गया। वो घुटने के बल बैठ गई। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था, वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम झूठे हो, सब झूठे हैं। वो आ गया ना, दाऊद, दाऊद। मिशी, मिशी, ये क्या कर रही हो? मिशी? वो मिशी कहाँ से हुई? वो तो रे है, रे ऑफ सनशाइन। रे, दाऊद, रे, मिशी नहीं, रे। रमशा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या किया तुमने अपने हाथों के साथ? किसी ने उसके हाथ थामे। नहीं, ये उसके हाथ नहीं थे। दाऊद, दाऊद। रमशा। किसी ने उसे झुंझोड़ा, उससे पलके उठाना चाही, मगर हिम्मत जवाब दे गई। बस एक ही जुमला कानों में गूंज रहा था, सिकंदर रमशा से है और रमशा सिकंदर से। ठीक नहीं है वो। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने बहुत बेहतरीन साइकेट्रिस्ट का बंदोबस्त भी किया, मगर कुछ हासिल नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान भी भेज देता, सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम करके, ताकि कम से कम इस माहौल से तो निकले। मगर आप ही को कौन संभालेगा? पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से उनसे और भाई से बात छुपानी पड़ी। अगर उन्हें सिकंदर के गायब होने की खबर और रमशा की हालत का पता चले तो वो बेचारे तो। उससे बोला ही नहीं क्या? अपने बड़े हुए बालों में हाथ फेरते हुए उससे मुड़कर देखा तो रुक गया। वो दरवाजे के साथ लगी छोटी बिल्ली अपने बाप जैसी गहरी काली आंखों से बड़ी खामोशी से तक रही थी। उससे जेब में अपनी गन ठूंसी थी, जो तकरीबन निकल कर गिरने वाली थी। हाथों में उससे अपने बाबा की घड़ी पकड़ी हुई थी। पता नहीं, हमेशा उससे पकड़ी होती थी, और कोई उसे वापस लेने का कहता तो घूरते हुए बोलती, ए माइन, मी पापा वॉचिंग, मी नो गिव। भाई, पापा की घड़ी अपनी ईरू जान भला क्यों दे? उसकी इन बातों से हुदात को वो पल याद आ गया, जब वो वक्त ईरू के साथ पूरे अम्मी अब्बू का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे थे। हुदात का कहना था कि उन्हें आगे मुश्किल ना हो तो उन्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। उन दिनों सिकंदर ऑस्ट्रिया में था और रमशा किचन में खाना बना रही थी, क्योंकि बख्तावर को तो खाना बनाना नहीं आता था और हुदात बेचारे को कुछ दिन तो छुट्टी चाहिए थी। इससे वो तीनों हुदात के ऑफिस से मौजूद ज़मीन पर बैठे हीरो के साथ मसरूफ़ थे। इरा सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स से मलबूस अपने बालों की दो पोनियों को हिलाती अपने नाना को अपने मनपसंद खिलौने दिखा रही थी, और हुदात के दिए हुए खिलौने को नज़रअंदाज करते हुए वक्त सोफे की पुर्ज से टेक लगाए अपनी किंडल पकड़े स्टोरी की बजाय उन दोनों को दिलचस्पी से देख रही थी। नाना, यू होली जस्ट लाइक पापा, ही शो टी। वो एक हाथ से खिलौने वाली गन को पकड़ना चाह रही थी ताकि अपने पापा का अंदाज नाना को समझा सके, मगर उसके नन्हे हाथों के लिए गन को संभालना मुश्किल हो गया। तो दो हाथों से पकड़े हुदात को बताने लगी, जो नई बारबी डॉल को दूसरे हाथ में पकड़े उसका ध्यान दूसरी जानिब दिला रहा था। इरहा, इसको छोड़ो। ये देखो, ये इतनी प्यारी सी डॉल है, इसके साथ खेलते हैं। चलो इसके बाल बनाते हैं, ये इससे बातें करते हैं। इरा ने चौंक कर नाना फिर उस बारबी को देखा। अब उसके माथे पे हल्के से वाल आ गए। नाना, शी बोरी बोरिंग, मी नो लाइक इटम।
फिर एकदम इरा को ख्याल आया, उसने सामने बड़े बैग से अपनी सिगरेट निकाली और मुंह में डाली। उदात की आंखें फैल गईं। ये आदमी अपनी बच्ची को किन चक्करों में लगा रहा है। वक्त ही हंसी छूट गई। ये क्या मुंह में डाला है इरा? निकालो, ये अच्छी चीज नहीं है। वो हाथ बढ़ाकर इरा के मुंह से निकालने लगा तो इरा खिलौने वाली सिगरेट निकालकर पकड़ते हुए पीछे हुई। नो नाना, ई माइन, नो शेर सिगी। उदात ने भक्त को देखा जो किंडल रखकर उनकी तरफ आई। बिब्बा की क्या शशकी है, सैविज नहीं आपकी नवासी उदात। और देखो ये रुझान, नाना नहीं मवावा। अब से आपने इन्हें मवावा बुलाना है। बेचारी पूछेंगी कि बेटी फिर कहाँ है। इस तरह मेरा हैंडसम बूढ़ा लगने लगेगा। इरहा बैठकर सिगरेट मुंह में डालने से पहले बोली कि नाना अभी नो मुआवा। उदात ने अपनी आंखें घुमाई। भाई बुलवा दो, खुदा का वास्ता है। ये क्या उल्टे सीधे नाम सिखा रही हो? मवावा के चक्कर में मोवा बोली एक लड़की। ऊपर से देखो, इतनी सारी लड़कियों की चीजें लाया हूं, उनकी तरफ देख ही नहीं रही। नहीं जी, भाई बुलाया तो भा बोलने लग जाएगी। और ये लकब मामा को सूट करता है। इससे आप मुआवा ही ठीक है। बोलो बिब्बा, मुआवा। नाना मोवा, यू मोवा नाना। इरहा ने हुदात को देखा। बख्तावर ने एक बार फिर हंसते हुए अपना सर हुदात के बाजू पे टिका कर उठाया। नहीं, मैं भाई हूं, अब से भाई। मेरी बेटी इससे 2 साल ही छोटी होगी और इसकी दोस्त बनेगी तो नाना इरा के मुंह से सूट नहीं करेगा। लेकिन ये तो खाला होगी आपकी बेटी की। क्यों इरा, खाला बनने वाली हो? क्या प्लान से भाई? मी खाला आप भी? ओहो प्रिंसेस, ये खेलो, वो दो मुझे। आप लड़का नहीं हो। नो नाना, मी टोल यू, मी नो लाइक ई डॉली। नहीं पसंद नाना, समझा करें, मैं कल की काबू हूँ। दाद रहने दे, ये कहीं डॉल से ना डरती हो। अक्सर बच्चे डर जाते हैं ना। ठीक है मेरी जान, आप ये लो अपनी गन। वो अब संजीदा हो गई और उदास से डॉल लेकर साइड पर रखते हुए मुस्कुराकर इरा को उसकी गन देने लगी। ये डरेगी। बख्तावर आलम, ये रहा दाऊद है, जूनियर भा। गन की शौकीन बच्ची गुड़िया से डरेगी। मैं बाद में बात करता हूँ हन्नान। उससे फोन बंद किया तो इरा बोली, नाना यू टॉक विद पापा। आपने पापा से बात की नाना? नहीं बटरकप, आपके नान चाचू थे, आपने चाचू से मिलना है। वो आगे बढ़कर उसे उठाते हुए प्यार करके बोला, पापा विद नान चाचू? क्या पापा नान चाचू के पास हैं? उदात ने गहरा सांस दिया। नहीं बेबी, चाचू आपको मिस कर रहे हैं और बेबी मुर्तज़ा भी आपको याद कर रहा है। वो आपके साथ खेलना चाहता है। बट पापा। बस पापा, पापा। पापा का गाना याद कर लिया मेरी बटरकप ने? उससे इरा का ध्यान बटाना चाहो। इरा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। या नाना, यू रे शाइनी, पापा ऊ लाइट मी हार्ट। बसीरा मैडम शुरू हो गई और खुदात मजे से घूमते हुए अपनी कॉफ़ी मशीन ऑन करके उसका खाना सुनने लगा। और साथ में उसके साथ ही शुरू हो गया। दोनों नाना नवासी कम एक दूसरे के दोस्त मालूम हो रहे थे इस वक्त। एक दूसरे के गम बांटने वाले। एक अपने बाप से दूर था और दूसरा अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी से। दोनों का मसला ये था कि वो बिछड़ने वाली शख्सियत से बेइंतहा प्यार करते थे। वो नाश्ते की टेबल पर बैठी टोस्ट पे जाम लगाए भाई का इंतज़ार कर रही थी, जो एक सेकंड के लिए सलाम करके बैठने ही लगे थे कि अचानक कॉल पे वो एकदम ही मासत करते अपने कमरे में चले गए। उसने भाई से जॉब का ज़रा जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रही थी। अजीब बात थी, मगर कॉल और शॉन जिन्होंने बताया था कि वो उसके एक्सीडेंट से पहले बेहतरीन दोस्त थे, वो उस जॉब के लिए हर हाल में अप्लाई करे। वक्त अभी भी उनसे राब्ते में थी और वो उनसे मिलने के लिए गुज़िश्ता 3 महीनों में 4 दफ़ा आ चुके थे। ग्रैनी लाना से भी बात होती थी, मगर कुछ था जो अधूरा सा लग रहा था। एक मिसिंग पजल। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मिसिंग था। कभी कभी भाई बेहद अपने से लगते थे, लेकिन ना जाने क्यों ये रिश्ता, ये ताल्लुक उनके साथ वो नहीं सोच पाती थी। हत्ता कि भाभी कहती थी कि आप ही बुलाओ, और ये लक़ब जचता था उन्हें। जैसे लगता, हाँ, शायद हादसे से पहले वो उन्हें इसी नाम से बुलाती थी, मगर वो कह क्यों नहीं पाती। ऐसे मामलों में वो उलझ और झिझक क्यों रही थी। खैर, कोल और शॉन ने बताया वो शख्स बहुत अच्छा है। वो उसकी जॉब के मुताबिक काबिल ना होने के बावजूद भी उससे रख लेगा। वो बस मेहनती और नस्ल ज़ब्त का पाबंद हो। दूसरा, वो दिमागी लिहाज से भी अच्छा डॉक्टर था। इस तरह भक्त की इस मामले में बहुत मदद हो सकती है। भक्त के 2 सवाल थे कि फिर भी वो ऐसे कैसे रख सकता है। तो शॉन ने उसे तसल्ली दी कि वो रखेंगे, एक बार वो चाहे तो सही। वो प्रोफेसर बहुत अच्छा है और उनकी खातिर वो उसे वाकई रख लेगा। रही भाई की तशवीश,
तो उन्हें बिल्कुल एतराज़ नहीं होगा। वो तो चाहते ही हैं कि बस घर में ऐसे डिप्रेस ना बैठी रहे, बल्कि अपने आप को मसरूफ़ रखे। भाभी से तो बात कर चुकी थी। उन्होंने उसे तसल्ली दी कि भाई से उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, बेफ़िक्र रहो, वो तुम्हें आज खुद छोड़ देंगे। उससे वक़्त देखा तो अभी भी 1 घंटा पड़ा हुआ था, लेकिन अजीब-सी बेचैनी और इज़्तिराबी कैफ़ियत थी, वो अब घर से निकलना चाहती थी। वो किसी भी हाल में लेट नहीं हो सकती। भाभी मैं चलती हूँ, भाई से मैं खुद। वो एकदम कहते हुए चुप हो गई जब हन्नान कमरे से बाहर आया और बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। उसकी उजलत में मुर्तज़ा को नाश्ता करवाती तो रायना ठहर गई। मैं ज़रा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 1-2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा। तो रायना एकदम खड़ी हो गई। मैं भी चलूँ? मुर्तज़ा को वक़्त ओ हन्नान, वक़्त का आज इंटरव्यू है। हन्नान ने एकदम दुरायना के कहने पे बख्तावर को देखा, जो पहले दुरायना को देख रही थी और अब हन्नान को। हन्नान ने गहरा साँस लिया। बख्तावर, कहाँ पे इंटरव्यू है तुम्हारा? नहीं भाई, अगर इमरजेंसी वाली बात है तो आप और भाभी जाएँ, मैं मुर्तज़ा को देख लूँगी। वो तो एकदम इनकारी हो गई। वैसे भी अब इतनी बड़ी जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलनी थी, तो हाँ, वहाँ उसे खुद घर से दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई इमरजेंसी नहीं है, दुरायना। तुम घर पे रहो। आओ बख्तावर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो सीधा शेल्फ से जाकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए उससे बोला, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, मैं सँभाल लूँगी मुर्तज़ा को। बख्त, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। दो टोक लहजे में कहता वो सीधा मुर्तज़ा के पास आया और उससे गाल पे प्यार करता उसने दुरायना के गाल होले से खींचकर उससे आंखों से तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। जाओ बख्त, भाई इनकार नहीं सुनेंगे। अनान सीधा दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। तो दुरायना अपने आंसू को रोकती बख्त से बोली। बख्त ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हो गई, मगर कुछ कहे भी ना उसने अपना बैग और फाइल उठाई और मुर्तज़ा और दुरायना से मिलकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी, जहाँ हन्नान खड़ा था। वो निकले तो उसे खाने के साथ मेडिसिन दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथों में मरहम लगाने की कोशिश की थी, मगर उसने शोर करना शुरू कर दिया। ये हिट बॉक्स पड़ा है, आप पूछना कि आप लगा दें। और गुस्से से इनकार करती है तो खामोशी से रख दीजिएगा। अभी हन्नान साहब आएंगे, उनको बताइएगा तो वो हैंडल कर लेंगे। और प्लीज़ आप उसे आज के लिए तकरीबन नज़रअंदाज कीजिएगा। बहुत ट्रिगर हुई है। मैं नहीं चाहता वो आपको भी किसी तरह से हर्ट करे। वो उस वक्त नेवी ब्लू सूट में मलबूस अपनी घड़ी पहनकर हाउसकीपर मिसेस ब्राउन को हिदायत दे रहा था, जो 50 वर्ष की एक स्नोबर और मेहनती बेवा थी। खुदात की बात बेहद खामोशी से सुनती वो सर हिलाते हुए बोली, बेफिक्र हो जाए मिस्टर अजीम, मैं उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। मगर अगर बच्ची ने खाना खाने से इनकार कर दिया तो मुझे बस उसी हवाले से परेशानी है, वरना दवाई ऐसे तो नहीं दे सकती। बच्ची अपना ख्याल रखना जानती है, उसकी फ़िक्र करना छोड़ दे, उस सबके लिए बेहतर होगा। मैं कोई बेबी नहीं हूँ। खुदात के माथे पे बल आगे घूमकर वो उसे देखने लगा, जो ब्लैक जीन्स के ऊपर लॉन्ग ब्लू स्वेटर पहनने गले में ग्रे सिल्क का स्कार्फ डाले अपना बैग पकड़े कहीं जाने को तैयार थी। खुदात उसके हुलिये को सर दबा देखने लगा, फिर उसकी नज़रें उसके हाथों पर पड़ी, जहाँ पर उससे काले लेटेस्ट ग्लव्स पहने हुए थे। ज़ख्म दिखाने के अच्छा तरीका ढूंढा है इस लड़की ने। जेबों में हाथ डाले वो उसको देखने लगा, जिसकी आंखें बिल्कुल बेरंग और खाली थीं, मगर चेहरे पे एक अजीब से हठधर्मी और बगावत का रूप चमक रहा था। कहाँ जा रही हो? वो बेहद संजीदगी से पूछता उसके सामने आया। मिसेस ब्राउन उन दोनों को अकेला छोड़कर किचन की तरफ चली गई। रमशा तमस्साना अंदाज में हंसी। वहीं जहाँ मुझे नॉर्मल रखने के लिए आप सब ज़बरदस्ती भेजते हैं। खुदात 1 मिनट के लिए तो उसकी बात पे चुप ही हो गया, मगर वो जानता था वो यहाँ से फ़िलहाल भागना चाह रही है। जब भी वो फाउंडेशन जाने को तैयार है, जहाँ उसे भेजने के लिए सब कुछ सोचतन करने पड़ते थे। आज तुम वहाँ नहीं जाओगी। फजर से मेरी बात हो गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर पे आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस दिन ठीक नहीं होती तो सब मुझे घर से बाहर फेंकने को तैयार होते हैं। आज जब मैं अपनी मर्ज़ी से जाने को तैयार हूँ, तो मुझे आप रोक रहे हैं। खुदात की आंखें सख्त हो गईं। सफ़ेद आँख के गिर्द अजीब सी सुर्खी आ गई थी। तुमने अपने हाथ जख्मी किए हैं रमशा। तुम बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैंने जैसे ही तुम्हारी कलाई थामकर तुम्हें चेक करना चाहा, तुम अचानक बेदार हो गई। तुम मुझसे हौसदा सी तकते हुए चिल्लाकर मुझे दूर रहने को कहने लगी। तुम्हें लगता है इस हालत में तुम्हें काम पे भेज सकता हूं मैं, जहां पे तुम ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा कौन हूं। हाँ, ऐसे बाहर छोड़ आऊं, ना जाने तुम पागलपन में क्या कर बैठोगी। पागल हूँ तो पागल खाने क्यों नहीं छोड़ाते मुझे? सबने अपनी कंडीशन पे मुझे पागल या नॉर्मल क्यों समझा हुआ है? मैं जब कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ और काम पे जाने को तैयार हूँ, तो आप कहते हैं अब मैं पागल हूँ। उससे अपनी आंखें जोर से बंद की और मुठियाँ जोर से भींचते हुए
गहरा सांस लेकर आहिस्तगी से कहा, बेहतर है मामू, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। आहिस्तगी से कहते हुए वो जाने लगी जब हुदार ने उसका बाजू थाम कर रोका। ठीक है, नाश्ता करके दवाई खाओ, फिर ले जाता हूँ। बल्कि तुमसे मिलने कोई आ रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। रमशा ने नासमझी से हुदात को देखा जो खुद बेहद आम से लहजे में कहता उसे सोफे की तरफ बैठने का इशारा कर रहा था। रमशा ने अपना बाजू हुदात की गिरफ्त से निकाला। मुझे भूख नहीं है। रमशा, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, नाश्ता करो, नहीं तो इस घर से एक कदम भी नहीं निकालोगी तुम। और मैं जब सख्ती करने पे आ जाता हूँ तो उसके बाद मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। आप मेरे अब्बू नहीं हैं। वो दांत पीसते हुए अपने लहजे में उभरती नमी को बामुश्किल ही काबू करने लगी। मैं इस वक्त तुम्हारे बाप की जगह हूँ, और अगर आज भाई को अपनी बेटी की हालत और उसकी हरकतों का अंदाज़ा हुआ ना, तो दुख से निढाल होंगे, मगर साथ ही तुम्हें भी अच्छी तरह सीधा करेंगे। इससे बेहतर है मेरे हाथों सीधा हो जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जब कभी माँ बाप का जिक्र रमशा के सामने करता था वो, तो एक अजीब सी बेबसी रमशा के चेहरे पे आ जाती थी। नम और गुस्सीली आंखों से वो खुदात के सपाट चेहरे को तकती, सीधा सोफे की तरफ गई और जोर से बैग पटकते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा चुकी थी। इरा को एलिस नीचे लाया तो खुदात ने एलिस को बाहर जाने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था इस वक्त मिशी और ईरू का सामना हो। वो मिसिस ब्राउन को नाश्ता लाने का कहकर सीधा सामने पड़े टेबल से एक बॉक्स उठाता रमशा के पास आया। ग्लव्स उतारो। तहक्कुम भरे लहजे में कहता वो किसी तरह से इनकार सुनने को तैयार नहीं था। रमशा ने अपने चेहरे से हाथ उठाकर उसे देखा, जिसकी घनी दाढ़ी और लंबे बाल कंधे को छूकर उसको पुरानी झलक दे रहे थे। हल्की सी बोनी खुदात की बन सकती थी। उससे वक्त के जाने के बाद से बाल ही कटवाना छोड़ दिए और फिर से अपने पुराने हुलिये की तरफ आ रहा था। खुदात के बाल बड़ी ही तेजी से बढ़ते थे। एक दिन आयना मजाक में कह रही थी कि चाचू ऐसा क्या करते हैं कि आपके बाल इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं। हम तो सालों से जतन कर रहे हैं, लेकिन इतने सिल्की और तेजी से बाल उसके नहीं बढ़ते जितना मामू के कुछ ना करने पे बढ़ जाते हैं। वक्त ने ये बात शादी के बाद नोट की थी कि अगर खुदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर बाल ना काटे तो उसके बाल बड़े वाइल्ड और मेसी हो जाते हैं। अदनान का कहना था कि उसका वाइकिंग्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक रहा होगा। वक्त की ख्वाहिश पूरी हो गई थी, मगर वही बात ना, वक्त ये सब देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं थी। अचानक ही बख्त का ख्याल आते ही उसे मामू पे बेइंतहा तरस आया। वो भी तो दूर है अपनी मोहब्बत से, वो भी तो उसी सफ़र में उसके साथ मौजूद है। अपने हम सफ़र के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहब्बत बिछड़ने से ज़्यादा, अगर आपकी मोहब्बत आपको भूल जाए और आपको पहचानने से इनकारी हो जाए, तो वो बात ज़्यादा तकलीफ देह होती है। उसकी आंखें जलने लगी। हुदात उसके कुछ कहे बगैर उसके ग्लव्स उतार चुका था और उसके जख्म को देखते हुए एंटीसेप्टिक निकालकर उससे कुछ कह रहा था, मगर वो होश में होती तो कुछ सुन पाती। वो कहाँ पे है? खुदाद एहतियात से उसके जख्मों पे मरहम लगा रहा था। एकदम उसके सवाल पे चौंका। उससे लगा वो सिकंदर का पूछ रही है, वही हमेशा की तरह बच्चों जैसा सवाल जिसका उसके पास कोई जवाब ना था। इरा होती तो उसे किसी तरह संभाल लेता, मगर सामने वो रे थी, सिकंदर की रे। कोई भी दलासा, कोई भी तसल्ली बेकार थी। कम से कम 3 महीने बाद अब ये बात उससे कहनी पड़ रही थी। मुझे नहीं पता, मगर मैं उसकी बात उससे काटी। आपने उसे भी ढूंढना छोड़ दिया? चले, उनको तो छोड़ देते, वो कौन सा आपका कुछ लगता था, मगर वो तो आपकी मोहब्बत है, उसे क्यों छोड़ दिया? अब हुदात के हाथ फ्रीज हो गए। वो वक्त की बात कर रही थी। दिल में एक अजीब सी होक उठी। मलंग बाबा लग रहे हैं। उसे कब छोड़ा था, वो कब भूली थी? जब कभी वो आईने में अपना अक्स देखता था तो यही आवाज़ मीठा रस कानों में खोला करती थी। सोता था तो बंद आंखों में उसकी शरारती मुस्कान उभर कर उसके चलते दिल को आसूदगी भरती थी। उठने से पहले लगता था उसके मुंह में छोटे हाथ उसके चौड़े कंधे को जोर से नोचे झिंझोड़े उसे बेदार करने की जतन करते हैं, और वो उठ जाता था हमेशा की तरह। नखरे करते वक्त को सख्ती से डांटने की बजाय वो किसी तड़पते आशिक की तरह उठ जाता था, मगर वो यहाँ पे नहीं होती थी, वक्त नहीं होती थी। जबड़े सख्ती से भींचे उससे बेहद आहिस्तगी से कहा। वो खुद छोड़ कर गई है, मैं तो यही हूँ। फिर वो अपने काम में लग गया। रमशा ने अपने हाथों को देखा तो खींचना चाहती थी, तो एकदम रुक कर भर आए लहजे में बोली, तो वो क्यों छोड़ गया? वो तो मरता और जीता था मुझ पर। अब वो दोबारा से सिकंदर की तरफ आ गई। ये मसला तुम अल्लाह के हवाले क्यों नहीं कर देती? अब रमशा रुक गई, उसकी आंखों में सख्ती आ गई। उससे हाथ जोर से खींचे। मिसेस ब्राउन नाश्ते की ट्रे लाई और सामने रखी।
रमशा मिसेस ब्रॉविन की परवाह किए बगैर गुस्से से उठकर दबी आवाज से हुर्राई, मैं गुनाहगार हूँ मामू। अल्लाह गुनाहगारों की नहीं सुनता। वो नाराज है मुझसे। वो राजी ही नहीं हो रहा और आप कहते हैं कि कि अब उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सांसें अजीब से जज्बात के तहत फूलने लगी। उदात कुछ कहने लगा जब किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। रमशा अपने आंसू साफ करती यहाँ से जाने लगी जब किसी को देखकर रुक गई। देखा तो ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट के ऊपर हरी स्वेटर में मलबूस अन्नान उसे और उदात को देखता बोला। तुम काम पे जा रही हो? हन्नान से वो शदीद हाइब थी, मगर वो हन्नान से कुछ कहा नहीं करती थी। ना गिला, ना शिकवा, न सिकंदर का पूछना। दरहकीकत वो सबसे बुरी तरह मुतनफ़िर हुई थी। उसे लगता था सिकंदर का अगवा होना सबने नेमत ही जाना। एक बोझ था उनके सर पे जो छूट गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ उससे हन्नान के रवैये पे हुई थी। वो तो उसका जिगरी दोस्त था, उसका भाई। सगों से बढ़कर भी वो सिकंदर के लिए साबित हुआ था। मगर अब वो इतना बेबस क्यों हो गया था? बिन कहे वो जाने लगी कि हन्नान उसके रास्ते में हायल हो गया। मुझे देर हो रही है। ज़मीन को घूरते हुए तेज़ी से बोली। पहले तो हन्नान को भाई कहकर मुखातिब करती थी, अब तो कुछ नहीं कहती थी। उदात भाई, आपको देर हो रही होगी काम पर। इराह को डे केयर सेंटर भी तो छोड़ना है। मैं रमशा को ले जाऊंगा। दो टोक लहजे में कहता वो रमशा को देखकर जाने लगा जब हुदात बोला, इससे खाना भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, मैं चलती हूँ। उससे तब चढ़ी। ठीक है, वैसे भी तुम बहादुर हो। एक वक्त खाना नहीं खाया तो क्या हो गया? सही कह रही है उदात भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है? जिसे फर्क पड़ना चाहिए उसकी परवाह नहीं है तो हम क्या चीज़ हैं? और रमशा, तुम्हें छोड़ाऊं? रमशा को लगा हन्नान ने उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा है। उससे परवाह नहीं है सिकंदर की। उसे नहीं तो फिर किसे है? वो घूम कर तेजी से टेबल की तरफ आई, जूस का गिलास उठाया और एक घूंट में पी डाला और दूसरे टोस्ट में अंडा डालकर उसे ठूंसने लगी। उदात के चेहरे पे उसकी हरकत पे अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उससे हन्नान को देखा तो उसकी आंखों में उदासी थी। उसे टोस्ट निकल कर दवाई उठाई और पानी पीकर वो मुंह में हाथों की पूंछ से साफ करने लगी। उदात ने उसे रोका। ये लो टिशू। उसे टिश्यू बॉक्स उठाकर उसे दिया। तोबा जंगली ही बन गई थी। उससे टिश्यू निकाला और होंठ साफ करके उठी और हन्नान के रास्ता देने पर वो चली गई। हन्नान, हन्नान बिन कहे जाने लगा जब उदात ने रोका। आइंदा प्लीज सिकंदर के हवाले से ताना मत देना, वो सह नहीं पाएगी। हन्नान ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा। उससे क्लीन शेव चेहरे पे अब हल्की सी शेव निकल आई थी। मुझे भी पता है उदात भाई कौन सी बात किस वक्त इस्तेमाल करनी, इस लड़की को सीधा करने के लिए। मैं कभी भी उसे जानबूझकर तकलीफ नहीं दूंगा। आपको देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो उसके देर होने का जोर देकर चल पड़ा और उदात अपने बालों में हाथ फेरने के बाद अल्लाह ताला से मुखातिब हो। मालिक, मुझे सब्र दे, मेरी मिश्री को जल्द ठीक कर दे। वो उस वक्त कॉलेज की लॉन में मौजूद फाइल पकड़े दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। अन्नान भाई ने अपनी तेज ड्राइविंग की बदौलत उसे बेहद जल्दी ड्रॉप कर दिया था। उसे उलझन तो हुई मगर खुद को तसल्ली भी दी कि एक तो उसे आराम से छोड़ दिया, ऊपर से क्या पता उसके जल्दी आ जाने पे वो प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाए। कॉलेज में इक्का दुक्का स्टूडेंट नजर आ रहे थे। उस मेड स्कूल को देखकर उसे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मगर मामा वो तो बस किसी तरह मुझे बनाने के चक्कर में है। डॉक्टर? उससे अपना सर झटका। ऐसा लगता था उसके अंदर का दिल और दिमाग दोनों उससे मुखातिब होते थे। दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और, मगर दोनों की बातें आपस में मेल नहीं खाती थी। या अल्लाह, मैं कुछ गड़बड़ ना करूं। प्लीज़ मुझे होशो हवास में रखना। वो सीधे रिसेप्शन में जाकर प्रोफेसर अजीम के बारे में पूछने लगी, जिस पे उसे सर तपा देखा गया। फिर उससे पूछा गया, क्या प्रोफेसर अजीम से कोई अपॉइंटमेंट ली थी आपने? एकदम जैसे अंदर से आवाज़ निकली, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट लूँगी। अच्छा? ये कौन बोल रहा था? उससे अपनी गिरफ्त फाइल पे मजबूत कर दी। जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उनकी असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो बंदी सर हिलाकर बोली कि आप जल्दी आ गई। अभी सर पहुँचे ही नहीं। उनका लेक्चर 9:30 है, तो कुछ देर में आते होंगे। तब तक वो उनका इंतज़ार करें। उनका ऑफिस किस फ्लोर पे है? साइन करने तो इसी बिल्डिंग में आते हैं, मगर ब्लॉक बी की तीसरी मंजिल पे उनका ऑफिस है। ओके, थैंक यू। वो कहते हुए बाहर की तरफ चल पड़ी। इधर इनके इंतज़ार में खड़ी रही तो फिर हो गया मेरा काम। मैं सीधा तीसरी मंजिल में जाकर उनका वेट करती हूँ। क्या पता मेरा ध्यान ही ना रहे। लेकिन अगर वो ऑफिस की बजाय सीधा लेक्चर रूम में चले गए? नहीं, इंटरव्यू तो लेंगे। वो अब बाईं जानिब की तरफ जाती उससे मुहादे हुई।
पार्किंग एरिया में गाड़ी रोककर उससे बैक मिरर से उस गुड़िया को देखा जो चाइल्ड सीट पे बैठे अपने जूते के बकल को ठीक कर रही थी, अपने आप से लगी हुई थी। रेडी रुझान। उससे अपने ग्लासेस उतारते हुए मुस्कुरा कर इरा से कहा जो नाना को देखकर मुंह फैला चुकी थी। खुदात ने भी इरा की तरह अपना मुंह बना लिया। नाना, मे विल गेट बोर्ड, ये गर्ल्स नो लाइक मी। क्यों नहीं पसंद करेंगी मेरी बेटी को? मेरी बेटी इतनी प्यारी है, वो जेलस होती हैं रू। मी नो वाना गो मवावा नाना। इरा ने अपने होंठ को पाउट करके नाना से मुहादी हुई थी। खुदात हंसते हुए अपना बैग पकड़कर गाड़ी से निकला और पीछे का दरवाज़ा खोलकर इरा की बेल्ट खोली। फिर उसे अपने एक हाथ से गाड़ी से निकालते हुए उसके गाल चूमकर बोला, मैं कौन हूँ रू? नाना नहीं, भाई। हादी भाई। देखो, इतना हसीन आदमी भला इरा का नाना हो सकता है? नो, यू नो हादी भाई, यू बैड नाना, यू लीव मी अलोन। खुदात के दिल को कुछ हुआ। इरा बहुत ज़्यादा हसास थी मगर उस सिकंदर हदीद की बेटी भी थी, मजबूत, बहादुर और सबर वाली। नाना को ऐसे बोलोगी रू तो नाना कुकीज़ नहीं खिलाएंगे। खैर, नाना को देर हो रही है, आपको छोड़कर मैं सबको पढ़ा कर आता हूँ, फिर कहीं चलेंगे। और हाँ, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इरा ने उफ करते गाल पे हाथ रखा और उसकी तरफ देखा जहाँ पे एक बच्ची एक शख्स का हाथ थामे दूसरे को आइसक्रीम पकड़े डैडी डैडी लगी हुई थी, जबकि डैडी किसी से मुखातिब होते उसे भी देख रहे थे। वो बड़े गौर से उन्हें देखने लगी। उसके टेक केयर सेंटर में जितने भी बेबीज थे सबके मम्मी डैडी आते थे, बस उसके सिर्फ नाना या चाई। ज़्यादातर वो अब नाना के साथ ही होती थी। मम्मी तो हर वक्त गुस्से में या सैडनेस में उसका दिल अक्सर दुखा जाती थी या फिर उसे नज़रअंदाज कर देती थी। और पापा, वो क्यों नहीं आ रहे? वो आएंगे भी या नहीं? नाखून को होंठों तक लेकर जाते हुए वो देखती रही जब तक वो दोनों नसों से ओझल नहीं हो गए। पापा, उससे एकदम चेक कर पापा कहा। उदात के कदम एकदम फ्रीज हो गए। उससे इर्द गिर्द देखा, बेहरा को नाखून छुपाते देख पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर बिना कुछ कहे उसे लेकर मेन बिल्डिंग की दूसरी जानिब एक छोटी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। उसे नीचे तब उतारा जब उससे फिंगर स्कैन के अंदर दाखिल होना था। जब दरवाज़ा खुल गया तो वीरा का हाथ थामे सामने दाईं तरफ कमरे की तरफ आया और उसका दरवाज़ा खोला। जाओ इरा, मज़े करो। इरा उंगली थामे नाना को देखने लगी। उस मासूम की आंखें देखकर उदात को ना जाने क्यों रोना आया। झुककर उसे गले लगाते हुए उसके माथे पर प्यार किया। गो माय टाइगर। पापा को बताना है ना कि रू कापू बन सकती है। अब की बार इरा का चेहरा खिल उठा। या मी वाना बी लाइक पापा, काबू एंड जूनीबा। तो फिर वो बनने के लिए तो टेस्ट पास करना होगा। जाओ एंजॉय करो। अगर मज़े ना किए तो पापा फिर नाराज़ हो जाएंगे। नो नो नाना, मी विल डू इट। नो टेल पापा। उदात उसकी बात पे हंस पड़ा। श्श, यहाँ तो कम से कम नाना ना बोलो। हादी भाई, क्या हूँ मैं? बट यू लुक लाइक नाना। चालाक इरा। उदात ने आंखें दिखाई। अपनी आप ही की तरह सुधरोगी नहीं। चलो जाओ। उसके बाद हल्के से बिखेरते हुए खड़ा हुआ। इरा दूसरी सिमत पड़ी जब मिस डयाना इरा को देखकर मुस्कुराई। ओह, छोटी सफाई आई है, आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। इरा उनसे कुछ कहने लगी। उदात उस सेंटर से बाहर निकला और मेन बिल्डिंग जाकर साइन करने रिसेप्शन की तरफ आया। तो वहाँ पे पहुंचकर कोएन ने बताया कि एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। तो उदात चौंक उठा। कौन थी, नाम बताया? ओह सॉरी सर, जहन में नहीं रहा पूछना, मगर आपका पूछ रही थी। उदात एकदम सोच में पड़ गया। ओके, क्या मेरे ऑफिस की तरफ गई है? जी शायद। वो सर हिलाकर सामने डॉक्टर अहमद को हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए मेन बिल्डिंग से बाहर निकला। लिफ्ट की खराबी की वजह से उसे सीढ़ियों के जरिए जाना पड़ा। इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। अभी से उसे गड़बड़ लग रही थी। पता नहीं आगे भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आसपास से तेजी से बेशुमार स्टूडेंट्स, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स तेजी से अपनी मंजिल की तरफ पर पहुंच रहे थे। वो इतने लोगों को देखकर बहुत आहिस्ता हो गई। तीसरी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए उसे कम से कम 15 मिनट तो लग गए। वो अभी किसी से प्रोफेसर असीम के ऑफिस का पूछने लगी तब किसी की गहरी आवाज़ सुनकर साकित रह गई। हेजल, कोई कैंडिडेट आया है? उससे देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी सूट में मलबूस बालों की पोनी बनाए आई साइड ग्लासेस पहने किसी से मुखातिब था। किससे ये नजर नहीं आया क्योंकि उस शख्स को देखती हर तरफ धुंध छा गई। उदार ने एकदम उस तरफ देखा तो सामने प्रोफेशनल सूट में मलबूस खड़ी उस लड़की को देख कर वो एकदम साकित हो गया। उसके दिल की धड़कन रुक गई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ उससे शादी ना करें।
मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा दिल गवारा नहीं करता। मेरा मुहाफ़िज़ ऐसे घुटने के बल मेरे सामने झुके। बख्तावर। उसकी लहू से आवाज़ निकली। बख्तावर की सांसें थम गईं। ये आँख, ये सफ़ेद आँख, ये आँख ही तो उसे हर जगह हॉन्ट करती थी। वो एकदम पीछे हुई, उदात के कदम बेताबी से आगे बढ़े। बख्तावर। लहू से एक बार फिर बिना आवाज़ के उसे पुकारा। बख्तावर के दिल में अजीब सा दर्द जागा। ये आदमी, ये आदमी, वो इसे जानती थी, मगर अब सर से भी टीसें उठी। क्यों? आखिर क्यों आपने ऐसा किया? मैं तो आपसे मोहब्बत करती थी। हर शय जैसे थम सी गई। बस चल रहे थे तो हुदात और बख्त के कदम और धड़कनों का शोर। हुदात उसके सामने आया और बख्त ने आंखें खोली। सफ़ेद और बुरी आंखें काले नैनों से टकराईं। बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद के दिए चलने लगे। वो मोड़ काटते हुए उसे देखने लगा जो हाथ गाल पे टिकाए बाहर के नज़ारों में कहीं खोई हुई थी। वो पहले भी इतना बोला नहीं करती थी। ऊपर से सिकंदर की ट्रिपलिंग ने उस पर इतना कहाँ गौर करने दिया था। अजीब आदमी था वो भी। वो उसकी छोटी बहन की तरह थी। उसे सिकंदर से ज़्यादा उस लड़की के लिए बेहद दुख था। वो मरती थी अपने दाऊद पर। उसकी हरकतों से चिढ़ती थी, मगर आंखों में बढ़ती फ़ख्रिया चमक को वो एक ही नज़र से महसूस कर लेता था कि कभी कभी उसका पागलपन उसको आसमान की पूरी ऊंचाई तक ले जाता है। मगर अब वो रमशा ही नहीं थी। एकदम गुमसुम सी हो गई। उसकी कैफियत को वो समझ सकता था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। वो भी रमशा की तरह इस मामले में बेबस था। सिकंदर पता नहीं दुनिया के किस कोने में चला गया है। ऐबी के इससे आगे सोचना सबके लिए तकलीफ दे था। आजकल क्या मसरूफियात हैं? रमशा एकदम चौंक कर हन्नान को देखने लगी, फिर उसे नसें चुराकर हाथों को घूरा। न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं पूछा मैंने। जब आपको हर चीज़ की इत्तला मिल जाती है तो मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा? वो तलखी से बोली। नहीं, अहम बात तो तुम्हारे मुंह से सुनूंगा कि आजकल क्या कर रही हो, वरना इत्तला देने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों में नहीं आ सकता। उससे अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। उस शख्स को सब्र करने की तलकीन करती थी, अपने ऊपर क्यों नहीं करती? वो मज़ीद बोला। कहाँ से लाऊं सबर में? बोलते हुए उसका लहजा भारी हो गया। अन्नान के दिल को कुछ हुआ, मगर खुद पे काबू पाते हुए बोला। तो वो कहाँ से लाया करता था, मंडी बाजार या किसी दुकान से? रमशा को हन्नान की बात पे तब चढ़ी, मगर वो खुदार नहीं था, इसलिए वो चुप रही। वो सब्र करता था तो तुम्हारी वजह से, वो तुम्हारी मोहब्बत के वास्ते सब्र करता था। सिकंदर दुनिया का वाहिद आदमी था जिसे बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। वो जो छोटे छोटे मामलों में किसी को नहीं बख्शता था, वो तुम्हारे लिए बहुत से बड़े मामलों को भी तहम्मुल से हल करने को तैयार हो गया। तो तुम उसकी मोहब्बत के लिए सब्र का कड़वा घूंट नहीं पी सकती। उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर तो नहीं है बच्चे। ऐसे तो करके तुम उसकी मोहब्बत को खोखला साबित कर रही हो। रमशा की सांसें उस था पर ठहर गई। प्लीज, वो जिंदा है। उसे था लफ्ज से मुखातिब मत करे। उसका लहजा इतना कटीला हो गया कि उसका लहजा किसी को भी बुरी तरह काट सकता था। अदनान भी एकदम साकित हो गया, फिर आंखें जोर से मीची, बेबसी से गहरी सांस लेते हुए वो बोला। अगर उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि उसके लिए लफ्ज़ था इस्तेमाल करना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो प्लीज़ उस शख्स की खातिर खुद को संभालो रमशा। इंशाल्लाह जब वो वापस आएगा तो तुम्हें इस हालत में देखकर उससे वैसे भी मर जाना है। 4 महीने तुमने रो लिया, अब तो बस कर दो। तुम ऐसा करके उसे ही तकलीफ दे रही हो। वो नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा। किसी ने हन्नान के दावे का मजाक उड़ाया। रमशा ने खौफसदा होकर इधर उधर देखा। नहीं, वो आएगा। उससे बड़ा जोर देते हुए कहा। वो नंबर आपको मिला कि नहीं? हन्नान ने चौंकते हुए उसे देखा। किस नंबर की बात कर रही हो? अब रमशा को अपने अंदर लावा भट्टा हुआ महसूस हुआ। जोर से अपनी शर्ट को दबोचते वो बड़ी आहिस्ते से बोली। जिस नंबर से मुझे उन किडनैपर की कॉल आई थी, उसके बारे में कोई ट्रेस मिला कि नहीं? अजीब लड़की थी। 4 महीने से लेकर अब तक यही सवाल कितनी बार दोहरा रही थी। अब उसकी हालत पे हन्नान को तरस आया। उसे रमशा को तसल्ली देनी होगी, वरना ये सचमुच पागल हो जाएगी। हाँ, नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, मगर इतनी खबर मिली है कि किस सोर्स से कॉल आई है। जैसे ही कुछ पता चलता है तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। वो झूठ बोल रहा था। रमशा जानती थी उसका दिल रखने के लिए बात की, क्योंकि जो कॉल आई थी वो उसे अपने कॉल लॉग में नहीं मिली। और हुदात का कहना था अब तक के कोई कॉल आई ही नहीं। हन्नान की स्टेटमेंट हुदात जैसे ही थी, मगर वक्त के साथ वो उसके बार बार किए गए सवालों पे बदलने लगी। क्यों कर रहे थे वो ऐसा? वो दोनों बहुत कुछ छुपा रहे हैं।
वक्त के साथ उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था और ये बढ़ता यकीन उसे दोनों से बदगुमान कर रहा था। खुदात भाई तुम मान ही नहीं रहे थे कि तुम्हें कोई कॉल आई है। फिर भी बिल और कॉल रिकॉर्ड से चेकिंग की तो वहां पे भी नंबर नहीं मिला। मगर जब तुमने इतना कहा, इतने यकीन से कहा कि कॉल आई थी, तो फिर सिकंदर का रसूख इस्तेमाल करके मालूम हुआ कि कॉल आई थी उस टाइम जिस टाइम तुम ऑस्ट्रिया में फ़ोन सुन के बेहोश हो गई थी। मगर इस सबसे पहले उस नंबर को हटवा दिया गया था। हम्म, एक और झूठ। मेरी सोच को बढ़कर अब मज़ीद तसल्ली देने की कोशिश। बच्ची हूं ना मैं, दुनिया नहीं देखी। और हमने ठीक है हन्नान भाई, मैं समझ गई। ठंडे लहजे में उससे उन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। हन्नान का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर खुद को मज़ीद कुछ कहने से रोके वो रोड पे ध्यान देने लगा। वो कभी कभी ऐसा एहसास दिलाने लगी थी कि वो शेरों का दोस्त नहीं, उसका दुश्मन। उसके गायब होने के बाद बिल्कुल ही उससे भूल गया हूँ। उसकी कोई परवाह नहीं। अगवा होता है, मरता है, टॉर्चर होता तो हमारी बला से होता रहे। उसे ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि अपनी नौकरी से 1 साल की छुट्टी लेकर वो यहाँ उसकी और वक्त की याद दिलाया था। दोस्त से मोहब्बत ना होती तो उसके रिश्ते उसके लिए बिल्कुल अहम ना होते। इस मोहब्बत, इसी दोस्ती की बदौलत वो यहाँ था, ताकि उसकी बीवी बच्चियाँ खुद को अकेला और बेसहारा ना समझें। शेरों के लिए वो जान दे सकता था, तो ये कौन सी बड़ी बात थी। मगर वो ये बात रमशा को नहीं समझा सकता था, ना ही वो समझाना चाहता था। रमशा को मालूम है कि हन्नान सिकंदर के लिए अपनी जान दे सकता है, मगर उन दिनों उसके समझने सुनने की सलाहियतें कहीं गुम सी हो गई थीं। एक बार फिर अपनी निगाहों के सामने सबसे की तरफ टिकाए वो सोच में चली गई। उसे किसी भी हाल में सिकंदर को वापस लाना है। ये काम अब उसे ही करना है। दिल दुख से हंस पड़ा। क्या बोल रही हो रमशा? उसके आदमी, उसके चेले, उसकी फौज, उसके दोस्त, उसके हमदर्द अब तक उसे तलाश ना कर सके। तुम कमजोर सी लड़की जिसको अपना होश नहीं है वो उसे ढूंढेगी। अच्छा मजाक कर लेती हो।